नमस्कार, स्वागत है। इस सीरीज में पार्ट 2 देखेंगे, भाग 2, चैप्टर 2 भाग 2। मैं हूं प्रकाश वैष्णव, आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि सैंपल सर्वेक्षण करना चाहिए कि करना चाहिए पूरी जनसंख्या पर सर्वेक्षण। सर्वेक्षण के दौरान कौन कौन सी गलतियां हो सकती है, इनको भी देखेंगे। इन गलतियों से बचने का क्या तरीके हो सकते हैं उसको भी देखेंगे, और देखेंगे भारत के अंतर्गत कैसे कौन कौन सर्वे करते हैं और वो सर्वे किस किस टाइप के हैं। क्या वो सैंपल सर्वेक्षण है या फिर वो पूरी जनसंख्या पर सर्वे है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है कि जनसंख्या और प्रतिदर्श, यानी पूरी पॉपुलेशन पे किया गया सर्वे या फिर प्रतिदर्श यानी सैंपल। सैंपल लेते हैं या फिर पूरी पूरी चीज़ को देखा जाता है, पॉपुलेशन को देखा जाता है। कभी आपने ध्यान दिया है कि जब आपका खेती करते हो तो आप व्यापारी को सामान बेचते हो, तो सब व्यापारी उसमें से कुछ सैंपल निकालता है और देखता है कि भाई इसके भाव हम इतना देंगे, 2500 देंगे, 3500 देंगे, कोई भी चीज़ का ना। तो सैंपल के माध्यम से देखता है, वो पूरी बोरी को, पूरे गटर को नहीं देखता। अब जनसंख्या किसको कहते हैं, जनसंख्या का क्या मतलब है इस इकोनॉमिक्स में, इस सर्वे के अंतर्गत। इसमें इसका मतलब है कि किसी अध्ययन के अंतर्गत आने वाली सभी व्यक्ति, वस्तुओं और इकाइयों का पूरा पूरा समूह ही जनसंख्या कहलाता है। कि जैसे कि वो व्यापारी आता है और पूरी बोरी को चेक नहीं करके वो सिर्फ इतने से ही चेक करता है, छोटे से ही, तो वो सैंपल होता है। अब पूरी बोरी को एक एक किलो चेक करके तो वो हो जाएगा पूरी जनसंख्या, है ना। और इसका मतलब ये हो गया कि जनसंख्या का जिस विषय पर आप रिसर्च कर रहे हैं उससे जुड़ा पूरा पूरा डेटा सेट, उसको कहते हैं जनसंख्या। ध्यान में रखना। अब सैंपल किसको कहते हैं, सैंपल वही है कि पूरी जनसंख्या का छोटा सा भाग वो थोड़ा सा निकालता है बोरी में से, वो छोटा सा भाग उसको सैंपल कहते हैं, जिसे अध्ययन के लिए चुना जाता है और प्रतिदर्श कहलाते हैं और सैंपल कहलाते हैं। इसका मतलब वही कि पूरी जनसंख्या का डेटा नहीं लेना है, और ये लेना मुश्किल भी होता है, तो कुछ लोगों या इकाइयों को चुनकर इसका अध्ययन करना होता है, उसको सैंपल कहते हैं। अब जैसे पूरी बोरी का वो देखेगा तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और मुश्किल भी होता है, लोग भी ज़्यादा लगता है, सोर्स भी ज़्यादा लगते हैं। तो कुछ लोगों और इकाइयों को चुनकर अध्ययन करना ही सैंपल कहलाता है। तो हमें सैंपल लेने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, प्रतिदर्श लेने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अब यहाँ आपकी सोच को चुनौती, क्या हर रिसर्च पर पूरी जनसंख्या का डेटा लेना संभव है। क्या कोई भी रिसर्च करे तो उस पर पूरी जनसंख्या का डेटा लेना संभव होता है क्या। तो हमारा सीधा आंसर है कि नहीं, हर चीज़ पे पूरा डेटा लेना संभव नहीं है। अब इसके कारण क्या हो सकते हैं, क्यों इम्पॉसिबल होता है कि जनसंख्या बहुत बड़ी होती है, उस पर हर चीज़ का डाटा लेना बहुत मुश्किल होता है। इसमें पैसा और समय भी बहुत ज़्यादा लगता है, और कई बार तो डेटा लेना भी असंभव होता है, इतना डेटा ले भी नहीं सकते। इसलिए प्रतिदर्श अध्ययन किया जाता है, सैंपल स्टडी किया जाता है। ध्यान रखना। अब अच्छा सैंपल कैसा होना चाहिए, कि कैसे किसको हम अच्छा सैंपल कहेंगे। अब देखते, पूरी जनसंख्या का सही प्रतिपादन करे, यानी वो पूरी पूरी जनसंख्या का सही प्रतिपादन करे, उसको हम अच्छा सैंपल कहेंगे। वो पक्षपात से रहित, पक्षपात से मुक्त हो। यानी ऐसा नहीं है कि जो अच्छा सम्मान है, अच्छा रिस्पॉन्स देता है, उससे ही हम डाटा लें, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो पक्षपात से मुक्त होना चाहिए। छोटा लेकिन विविध हो, यानी छोटा लो लेकिन हर टाइप के छोटे छोटे सैंपल लो, जिससे आसानी से अच्छा अध्ययन किया जा सकता है। अब है रैंडम चयन, यादृच्छिक प्रतीक चयन। अब इसका क्या मतलब है, रैंडम सैंपलिंग क्या मतलब है। जब किसी समष्टि पॉपुलेशन जनसंख्या में से प्रतिदर्श इस तरह चुना जाए कि हर किसी को चुने जाने की समान संभावना हो, उसे यादृच्छिक चयन कहते हैं। यानी पूरी जनसंख्या में से किसी को भी चुनने की पॉसिबिलिटी रहती हो, है ना।
तो उसको यादृच्छिक चयन कहते हैं, सैंपल कहते हैं। अब सैंपल में क्या होता है, इसमें सैंपल लेते हैं तो उसमें पक्षपात नहीं रहता। यादृच्छिक चयन ही रैंडम सैंपल लेते हैं तो उसमें पक्षपात नहीं रह सकता, किसी को भी चुना जा सकता है, कोई पहले निश्चित नहीं होता। और इसका रैंडम सैंपलिंग का मतलब क्या होता है, इसमें कोई पसंद नापसंद ऐसा कुछ रखा ही नहीं जाता है। आपने लॉटरी देखी होगी, लॉटरी लगाते हैं तो उसमें से पेपर निकल ही जाती है कोई भी, और उसमें से नाम देख लिया जाता है। तो उसमें वो पूरी में से एक नाम निकाला तो उसमें पसंद नापसंद का कोई सवाल आता ही नहीं था, और जान पहचान का ही कोई मतलब रहता ही नहीं, और वो कुछ भी पहले से तय नहीं होता, यानी वो बाद में डिसाइड होता है कि किसका चयन हुआ है। अब है इसको उदाहरण के माध्यम से देख सकते हैं कि पॉपुलेशन, जनसंख्या और प्रतिदर्श क्या क्या होते हैं। जैसे कृषि परिवारों की औसत आय जाना जाता, तो जनसंख्या में क्या होगा, पूरा गांव के सभी परिवारों की आय का गिना जाएगा, फिर उसका एवरेज निकाला जाता है। और सैंपल में क्या होता है, ये कुछ किसानों के सर्वे निकाल दिए जाते हैं, कुछ किसानों की आय का गणना होती है, और फिर उसके एवरेज को पूरे गांव का एवरेज मान लिया जाता है। और रैंडम में क्या होगा, ये सभी परिवारों के नाम की पर्चियाँ लिखेंगे और उसमें से आंख बंद करके कुछ परिवारों की पर्चियाँ निकाल दी जाएगी रैंडम सैंपलिंग के अंदर। ये यादृच्छिक चयन है। अब यादृच्छिक चयन करने की दो विधियाँ इसमें। लॉटरी, जैसे मैंने बताया कि सभी इकाइयों के नाम या नंबर लिख देते हैं और उसमें से पर्चियाँ निकाली और चुनी जाती है, इसको बोलते हैं लॉटरी विधि। और दूसरी है रैंडम नंबर। कंप्यूटर या रैंडम नंबर टेबल पर उपयोग बड़े सर्वे में ज़्यादा उपयोगी होती है। ये कंप्यूटर से निकाल दिए जाते हैं नंबर, और उस नंबर पर ही सैंपल लिया जाता है। अब इस सैंपल लेते हैं तो उसमें क्या कि गलतियाँ रहने की पॉसिबिलिटी है ना। जब प्रतिदर्श सैंपल लिया जाता है तो सैंपल का परिणाम अलग आता है, और पूरा जो रिसर्च करते हैं पूरी जनसंख्या का, उसका अलग परिणाम आता है। तो इस परिणाम अलग अलग आते हैं, इसका मतलब कहीं न कहीं रह गई है त्रुटि। अब त्रुटि कहाँ रह सकती है कि भाई एक तो हम सैंपल लेते टाइम त्रुटि कर दे, यानी प्रति चयन में सैंपलिंग में एरर कर दे, सैंपलिंग एरर में हो जाए, तो उसमें क्या होता है कि जनसंख्या के बजाय केवल प्रतिदर्श के उपयोग के कारण त्रुटियों का परिणाम अंतर आ जाना, इसे प्रति चयन त्रुटि कहते हैं। कि पूरी जनसंख्या का न लेके कुछ सैंपल लेते हैं और इन दोनों को देखा जाता है और इस परिणाम में अंतर आता है, तो उसके प्रति चयन की त्रुटि कहा जाता है। अब इस त्रुटि का क्या मतलब है कि ये प्रतिदर्श पूरी जनसंख्या का पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं करती, यानी वो पूरी सैंपल है वो गलत हो जाता है क्योंकि वो पूरी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व नहीं करती, क्योंकि इसका रिजल्ट अलग आ चुका है। इसका प्रतिदर्श का क्या आकार क्या हो सकता है, छोटा हो सकता है सैंपल, इससे भी त्रुटियाँ होने की पॉसिबिलिटी रहती है। संयोग का प्रभाव हो सकता है कि संयोग से भी गलती हो जाती। अब ये देख लिया हमने। अब है अप्रतिचयन त्रुटियाँ। अब जैसे सैंपल में हो सकता है कि प्रतिचयन में देखा हमने कि प्रतिचयन सैंपल लेते टाइम त्रुटियाँ हो जाती है, और अप्रतिचयन मतलब लेते टाइम उसको बाद में यूज़ करते हैं ना। जैसे कि हमने साबुन को लेके किया था, लोगों ने रिस्पांस दिया और रिस्पांस को लिखते टाइम हमने गलत लिख दिया है ना, तो वो अप्रतिचयन त्रुटियाँ कहलाती हैं। इसमें क्या है कि वे त्रुटियाँ जो प्रतिदर्श लेने के तरीके से नहीं बल्कि डेटा एकत्र करने या प्रसंस्करण की गलतियों से उत्पन्न होती हैं। यानी एकत्र कर डेटा को लेते टाइम और उसको जब विश्लेषण किया जाता है, उसको कलेक्ट किया जाता है, सारणीबद्ध किया जाता है, तब गलतियाँ होती है, उसको अप्रतिचयन त्रुटियाँ भी कहते हैं। ये त्रुटियाँ जनगणना और प्रतिदर्श दोनों में हो सकती है, क्योंकि मान लो पूरी जनसंख्या पे हम डाटा लें तब भी लिखने में गड़बड़ी हो सकती है, और सैंपल का ले तब भी लिखने में गड़बड़ी हो सकती है। तो ये दोनों में पॉसिबल है, और प्रतिजन त्रुटियाँ ये दोनों में पॉसिबल है। अब इसका कारण क्या हो सकता है गलतियों का, देखते हैं।
देखो इसमें सबसे पहले तो आदमी क्वेश्चनेयर देते हैं, प्रश्नावली देते हैं, तो उससे गलत प्रश्न पूछ ले, इंटरव्यू लेते हैं उससे गलत प्रश्न पूछना। अब उत्तरदाता द्वारा गलत जानकारी, यानी जान बूझ कर जिससे प्रश्न पूछ रहे वो गलत जानकारी दे दे तो भी गलती होने की पॉसिबिलिटी रहती है। अब गणना या रिकॉर्डिंग में गलती हो जाती है गणना करते टाइम, या पक्षपातपूर्ण सर्वे कर दे तो भी एरर आ सकते हैं। और प्रश्नावली की खराब भाषा, अब ये एक उदाहरण दिया है, जब टीवी वाले देखते हैं ना वोट होने के बाद कि ये पार्टी जीत रही है, ये पार्टी जीत रही है, तो इसमें क्या है कि वो पूरे सर्वे करते हैं। तो सर्वे के दौरान इसमें ये त्रुटि हो सकती है कि आदमी ने वोट दिया कांग्रेस को और वो आदमी बाहर आके सर्वेयर को बोलेगा हमने बीजेपी को वोट दिया, तब भी गलती पॉसिबिलिटी रहती है, व्यक्ति सही वोट ना बताए। अब ये भी रहता है कि सर्वे केवल एक वर्ग से ही पूछे, आदमी आता है एक वर्ग से पूछ ले तो वर्ग से पॉसिबिलिटी है कि वो किसी एक विशेष पार्टी को वोट दे, तो इससे भी सर्वे में गलती हो सकती है। फिर वो डेटा कलेक्ट करता है तब भी लिखने में गड़बड़ी हो सकती है। ये सब अप्रतिजन त्रुटियाँ। अब इस अप्रतिजन त्रुटियों की विशेषता क्या होती है, इसको गणितीय रूप में मापना कठिन होता है कि ये कितनी त्रुटि हुई, यानी हमने लिया है ना तो कहाँ गड़बड़ हो गई, ये इसको कितनी गड़बड़ी हुई, इसको मापना बहुत कठिन है। अब इसको जनसंख्या बढ़ाने से भी ख़त्म नहीं होती क्योंकि ये तो हमारे सिस्टम के अंदर गड़बड़ हो चुकी है, तो इसको सैंपल बड़ा या छोटा करो इससे कोई समस्या ठीक नहीं हो सकती। अब इससे समस्या कैसे ठीक हो सकती है, इसको सावधानी से किया जाए, यानी बिल्कुल ढंग से लिखा जाए, सिस्टमेटिक लिखा जाए, तो इससे गलतियाँ होने की पॉसिबिलिटी कम रहती है। अब हमारे एनसीईआरटी में एक टॉपिक लिखा हुआ है भारत की जनगणना। अब भारत की जनगणना है ना पूरी पूरी पॉपुलेशन में की जाती है, तो ये एक क्या माना जा सकता है इसको, क्या ये सैंपल नहीं है, ये पॉपुलेशन के अंतर्गत आएगा, सैंपल नहीं होता, ये पूरी पूरी जनसंख्या का अवलोकन गणना की जाती है। इसमें क्या किया जाता है, अभी जनगणना क्या है भारत की जनगणना देश की पूरी जनसंख्या से संबंधित आंकड़े निश्चित समय अंतराल में कलेक्ट किए जाते हैं जो हर 10 वर्ष में एकत्र किए जाते हैं। भारत की पहली जनगणना 1872 में हुई थी और उसके बाद 1981 से हर 10 साल बाद जनगणना हो रही है। और ये भी देख लेना कि आज़ादी के बाद 1951 में पहली बार जनगणना हुई और अभी 2011 की जनगणना चल रही है और अभी जनवरी 2026 चल रहा है और मई में संभावना है कि मई 2026 में जनगणना वापस शुरू हो जाए, 2026 के अंतर्गत ही वो इसको पब्लिश हो सकती है। ऐसी पॉसिबिलिटी है कि कोरोना की वजह से डिले हो गई जनगणना और इसलिए 2026 में। अभी जनगणना कौन करवाता है, भारत की पूरी जनसंख्या को कौन गिनता है, इसमें भारत सरकार और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया यानी आरजीआई और गवर्नमेंट दोनों मिलके इस जनगणना को करवाते हैं। अब जनगणना करते समय हमें कौन कौन से डाटा इकट्ठा किया जाता है जो देखेंगे। देखो सबसे पहले पूरी जनसंख्या को गिना जाता है, जनसंख्या का आकार और घनत्व हम देखते हैं ना, पढ़ते हैं ना कि जयपुर की घनत्व क्या है, जैसलमेर का घनत्व क्या है, ये सब जनसंख्या के माध्यम से ही कलेक्ट किया जाता है। फिर लिंगानुपात देखा जाता है, साक्षरता देखी जाती है, भारत में साक्षरता कितनी है, महिला साक्षरता कितनी है, ये सब देखा जाता है। फिर आयु संरचना देखी जाती है कि भारत में कितने % लोग कितने आयु के हैं, ऐसा सब कुछ देखा जाता है। फिर गांव में कितने रहते हैं लोग, शहरों में कितने रहते हैं और गाँवों से कितने माइग्रेशन हो चुके हैं, ये भी जनगणना के अंतर्गत अभी बता रहे हैं कि अभी जो 2026 की होगी जनगणना उसमें बोलते हैं कि कास्ट को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा, कास्ट सेंसस भी देखा जाएगा। अब इस एनसीईआरटी में एक एनएसएस टॉपिक भी दिया गया है, यानी जो जनगणना है वो पूरी पॉपुलेशन की जाती है, एनएसएस है जो सैंपल लेती है। एनएसएस क्या करती है, सैंपल लेती है। एनएसएस का मतलब नेशनल सैंपल सर्वे, ध्यान रखना, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण एक ऐसी संस्था है, प्रणाली है
जो पूरी जनसंख्या के बजाय क्या करती है, सिर्फ सैंपल लेती है और उसके आधार पर संख्या के आंकड़े एकत्र करती है, डाटा कलेक्ट करती है। और इसकी स्थापना देख लो 1950 में भारत सरकार द्वारा की गई है। अब ये क्या करती है, इसका उद्देश्य क्या है, ये देखो एनएसएस का उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक विषय पर नियमित सर्वेक्षण करती है। ये 10 साल में एक बार नहीं करती है, करती रहती है, चलता रहता है इनका काम। और ताज़ा और विश्वसनीय आंकड़े ये एनएसएस निकालती है। ठीक है, अब ये एनएसएस किन किन विषय पर सर्वे करती है देख लेना, ध्यान रखना है, क्योंकि ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एग्जाम आने की पॉसिबिलिटी रहती है। ये उपभोक्ता के वेव के बारे में नियमित जांचें करती है, डाटा कलेक्ट करती है, बेरोजगारी, रोजगार, ये शिक्षा पर कितने % साक्षरता बढ़ी है, हमारा स्वास्थ्य कैसा है, इस पर भी डाटा कलेक्ट करती है। ये फसल अनुमान, हमारा अनुमान ये सब लगाता है इस बार इतना हुआ। कृषि पर ये उद्योग से संबंधित आंकड़े एनएसएस निकालती है। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट, दूसरे चैप्टर का सेकंड पार्ट। तो इससे दूसरा पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाता है, दूसरा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है। और अब हम तीसरे वीडियो को देखेंगे,